वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 1 अगस्त है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन से टॉपिक को कवर किया गया उससे आज हम लोग देखेंगे। उसके मेन पार्ट और सब पार्ट दोनों पर नज़र डालते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें ताकि और भी हम मोटिवेट होकर आगे काम करते रहें। साथ ही साथ पुराने लिसनर व्यूअर हैं वो चैनल को शेयर करते रहिए ताकि सभी लोगों का सपोर्ट समान रूप से बना रहे और हम लोग और भी इनरिच होकर आप लोग के सामने प्रस्तुत हो सकें। चलिए, आज थोड़ा लेट हो गया है, फिर भी बहुत से टॉपिक आपके लिए मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट है, साथ में पीटी। तो बहुत पीटी फैक्ट आज आपके दैनिक जागरण न्यूज़ पेपर में कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला तो आप लोगों को राष्ट्रमंडल खेल से ही पीटी ओरिएंट है। सबसे हम युवा शक्ति के रूप में जो जर्मनी जो लाल रिंग नुंगा है उनके द्वारा पदक हासिल किया गया है। इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष के है आसपास है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को पीटी फैक्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके पदक तालिका भी आप लोग खेल के खबर में नज़र देख लीजिएगा किस तरह पदक तालिका, हालांकि अंतिम रूप से पदक तालिका जब आएगी उस पर विशेष चर्चा किया जाएगा। अभी तो बस दौर शुरुआत हुई है। चलिए अब हम लोग मेंस के पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या है। संजय राउत ईडी के हिरासत। देखिए लगातार न्यूज़ ईडी रही है। ईडी के बारे में आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज़ एनालिसिस जो लास्ट 5 डेज़ का है उसमें से आप लोगों को ईडी की चर्चा 2-4 बार मिल गया होगा। तो अब भ्रष्टाचार के मामले आप देखिए, नीचे भी आपको पार्थ और अर्पिता के जुड़े बैंक खाते में ईडी ने छापा मारा और 8 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। तो ऐसे बहुत से मामले देखने को मिलेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे में आप लोग को, यह एथिक्स के पेपर में, साथ ही साथ आप लोगों को पॉलिटी के पार्ट में यह मेंस और मेंस के टॉपिक में कवर होगा। और जब आप इंटरव्यू बोर्ड में रहिएगा तो उसमें अगर इस प्रकार की घटना होगी तो सभी जो भी भ्रष्टाचार के नियामक तंत्र है उससे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मुझसे इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछा गया था भ्रष्टाचार के संबंध में। पिछले वीडियो में कई बार बताया भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको आंसर किस तरह होना चाहिए। तो इस पर बहुत से राजनीतिक पहलू दिए हुए हैं तो उस पर आप लोग एक बार नज़र बस रखिएगा। पर आप लोग के लिए एग्ज़ाम ओरिएंट क्या चीज़ है उस पर हम लोग की पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। पहले हम लोग ईडी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो लास्ट वीडियो जो अभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में सभी जगह वीडियो का लिंक दिया रहता है, तो आप लोग ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करेंगे। भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिए शक्ति दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए निजी लाभ होता है यहाँ पर और शक्ति के दुरुपयोग, जो भी व्यक्ति पदस्थापित रहता है। और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया भ्रष्टाचार की जब भी बात की जाएगी तो यहाँ प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बात हो रही है, राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच जो गठजोड़ होता है उसके बीच जो उभर कर सामने आती नई शक्तियों का दुरुपयोग होता है, उसी को भ्रष्टाचार के संदर्भ में यहाँ पर बात की जाती है। यह देश के विकास के विभिन्न तरीकों को प्रभावित करती है, मार्ग में यह बाधक होती है क्योंकि टैक्स इससे संग्रह नहीं हो पाता और बड़ी मात्रा में लोग अवैध रूप से अपने पास संपत्ति ग्रहण करते हैं और मनी का सर्कुलेशन जो होता है रुकता है, उससे विकास की जो गति है वो भी बाधा में आती है। एक शब्द आप लोग को बार बार चर्चा देखने को आएगा, भ्रष्टाचार रहे या तो ईडी का छापा रहे या सीबीआई की जांच रहे या कोई भी जांच, सीवीसी की भी जांच रहे तो, या लोकपाल या लोकायुक्त की जांच हो, तो उस बीच में भ्रष्टाचार के जब भी मामले आएंगे तो रेंट सीकिंग एक चर्चा में शब्द आता है। आपको इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। तो ये क्या होता है ये भी आप लोग जान लें, उसके बाद हम लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे। यह सार्वजनिक पसंद के एक सिद्धांत है, साथ साथ अर्थशास्त्र की एक धारणा है जिसमें अंतर्गत नए निवेश के बिना मौजूदा संपत्ति को बढ़ाया जाता है। तो भ्रष्टाचार में भी यही देखा जाता है, निवेश के बिना भी मौजूदा संपत्ति को बढ़ाया जा सकता है।
साथ ही साथ इसके परिणाम स्वरूप संसाधनों की कमी होती है, धनार्जन की कमी होगी, सरकारी राजस्व में कमी होगी, आय में असमानता होगा, संभावित आर्थिक गिरावट के माध्यम से आर्थिक दक्षता में कमी होगी। कहने का मूल मकसद ये है, भ्रष्टाचारी जो व्यक्ति लिप्त होता है वो इस प्रकार के माध्यम को अपनाता है जिससे इन आयामों पर कार्य गतिविधि देखने को मिलता है और जिससे भारत का या किसी देश, खास देश का विकास रुकता है। तो यह बहुत ही आप ये समझ सकते हैं उस स्थिति को दर्शाता है जहां पर नैतिकता का ह्रास हो जाता है और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यक्ति किसी भी स्तर पर अपने पद पर बने रहने के लायक नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कानूनी ढांचा है उसको हम लोग देख लेते हैं। किस कानूनी ढांचा के तहत भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त व्यक्ति पर कार्रवाई की जाती है, तो उसमें हम लोग देखते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सबसे महत्वपूर्ण एक्ट माना जाता है, जिसमें इस अधिनियम में लोक सेवकों अर्थात प्रशासनिक लोक सेवक द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के संबंध में दंड का प्रावधान और उन लोगों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल होते हैं उन पर यह कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2018 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत रिश्वत लेने के साथ साथ रिश्वत देने को भी अपराध की श्रेणी में के तहत रखा गया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, तो इससे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है धन शोधन निवारण अधिनियम, जो PML एक्ट कहा जाता है 2002। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में ये बातें की थी। मनी लॉन्ड्रिंग भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इसके लिए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 है। हालांकि 2012 में फिर इसका संशोधन भी हुआ है। रोकथाम आपराधिक आय उपयोग प्रतिबंध लगाता है, जिसके अंतर्गत क्या है, इसमें धन शोधन के उपायों को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान, इसमें 10 वर्ष या 10 साल तक की सजा का कैद, आरोपी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, यहाँ तक कि जांच के प्रारंभिक चरण में ही हो सकती है, शामिल है। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए नियामक आप लोग को तंत्र देखने को मिलता है। साथ में कंपनी एक्ट 2013 यह भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कॉर्पोरेट क्षेत्र के स्वनियमन के अवसर को देकर इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की रोकथाम करता है। तो कंपनी एक्ट के तहत जो भी कंपनियां निर्गत हुई है, जो संचालित है, उसके तहत यह नियम कानून लागू होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, धोखाधड़ी का मामला अगर हो तो उसके शब्द परिभाषिक शब्द है, व्यापक शब्द है, जिसमें कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध माना गया, क्रिमिनल अपराध माना गया है। विशेष रूप से धोखाधड़ी के जुड़े मामलों में भारत सरकार कॉर्पोरेट मंत्रालय मामलों के जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय स्थापित किया गया है और सफ़ेद पोस्ट व्हाइट कॉलर कंपनी और कंपनियों के अपराधों के निपटने के लिए उत्तरदायी है। व्हाइट कॉलर उसे बोला जाता है जो ऑफिशियल वर्क काम करता है, उसके लिए यह बात की गई है। साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत रिश्वत, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के संबंधित मामलों को कवर किया जाता है, जिसमें FIR दर्ज करने की प्रावधान किए गए हैं। तो 1860 IPC धारा। साथ ही साथ पांचवा है विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010। इसके तहत भी आपको भ्रष्टाचार के मामले देखने को वहां रोकने का प्रयास किया जाता है, जिसमें व्यक्ति, संगठनों और कंपनियों को विदेशी योगदान की मंजूरी और उपयोग को विनियमित करता है। अगर विदेशी लेन देन किसी प्रकार का हो रहा है या योगदान किसी रूप से हो रहा है तो इसके लिए यह अधिनियम कार्य करता है। विदेशी योगदान की प्राप्ति के लिए गृह मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। इस तरह के अनुमोदन अनुपस्थिति के विशेष योगदान की प्राप्ति की अवधि माना जा सकता है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, इतने नियम कानून है फिर भी भ्रष्टाचार के बार बार मामले देखने को मिलता है, तो समझ सकते हैं स्तर किस हद तक बढ़ चुका है कि किसी को भी कानून और कानून व्यवस्था का डर नहीं है, वो किसी न किसी रूप से संतृप्तता इस सब मामलों में देखने को मिलता है। तो नियामक ढांचा क्या है, इसके लिए कौन कौन से संस्थाएं कार्य करती है, तो जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो कार्य करता है, जिसे वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। जिसके बाद संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया इसे, तो 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया। और यह आयोग क्या करता है, भ्रष्टाचार और कार्यालयों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है, इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है।
मुझसे यही प्रश्न पूछा गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल के संदर्भ में ये प्रश्न मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, जो मैंने वहाँ पर मैंने बताया भी था इससे संबंधित। तो आप लोग को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, या तो मेरा इंटरव्यू का वीडियो जो प्लेलिस्ट में होगा आप लोग जरूर जाके देखिए मुझसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोग देखने को मिलेगा जो भी करंट आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में। इसलिए मैं लास्ट वीडियो कल मैंने जिसमें बनाया था कैसे पढ़ा जाए दैनिक जागरण, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो ज़रूर जाके देखिए। आप लोग का एग्ज़ाम करने का तैयारी करने का, एग्ज़ाम के जो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके तैयारी करने की रणनीति चेंज हो जाएगी और यही सब प्रश्न आपको इंटरव्यू तक कैरी ऑन होता नज़र आएगा। तो आप लोग बहुत ही कंफर्ट जोन में रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक स्थापना, लोकपाल के स्थापना का प्रावधान करता है और राज्यों में लोकायुक्त की। इससे लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार देता है, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भी शामिल किया गया इनके क्षेत्राधिकार में। नोट यहाँ याद रखिएगा कि आप लोग लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। 16 जनवरी 2014 को यह लागू, सॉरी यहाँ 1 जनवरी होगा, 1 जनवरी 2014, यहाँ 16 जनवरी इरर हो गया है, यहाँ आप लोग 1 जनवरी कर लीजिएगा। 1 जनवरी 2014 से यह लागू है, क्योंकि लोकपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 जनवरी ही माना गया है। नेक्स्ट है लोकपाल लोकायुक्त शब्द प्रख्यात विधिवेता एलन सिंघवी की यह देन है, जो भारत में लोकायुक्त, वैसे विदेशों में यूरोपियन कंट्रियों में अबुस्टमैन इसे माना जाता है। नेक्स्ट है 2026 मई 2022 को अधिसूचना द्वारा न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को, जो पहले सदस्य थे न्यायिक सदस्य, उन्हें 28 मई 2022 से लोकपाल के रूप में कार्य करने के अधिसूचित किया गया है। तो 26 मई 2022 को नया अपडेट हुआ लोकपाल में। देखिए प्रश्न पीटी में यहीं से पूछ लेगा, तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा प्रश्न कहाँ से आता है। प्रश्न ऐसे ही आते हैं, कोई भी करंट मुद्दा हो उससे कोरिलेट प्रश्न आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो करंट अफेयर्स के रूप में हो, मेंस में हो या इंटरव्यू में हो। तो दैनिक जागरण आप लोग जरूर एनालिसिस कीजिए, जरूर आप इसके की नोट्स जरूर बनाइए, और मैंने कल बताया कैसे की नोट्स बनाना है, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को जाके देखिएगा। देखिए एनआई भी बहुत बार चर्चा में रहा है, इस पर 1-2 न्यूज़ कवर में नेक्स्ट वीडियो कभी आएगा तो इस पर मैं करूंगा, क्योंकि वीडियो आज अगर इसको कवर करते तो लंबा हो जाता तो और भी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो छूट जाता। पर अभी एनआई हमेशा चर्चा में रहता है, ये कभी भी एक बार मैं वीडियोज़ को कवर कर लूँगा उसको, न्यूज़ को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गौरवशाली भविष्य की ओर बढ़ रहा भारत। मन की बात में कल चर्चा हुई, तो मन की जो बात है आप लोग ज़रूर देखिएगा। एक एस्पिरेंट के तौर पर यहाँ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं, महत्वाकांक्षी कार्य और गतिविधि के बारे में बताया जाता है। स्वयं प्रधानमंत्री ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो देखिए विश्व में ऐसी पहली पहल है जहाँ पर प्रत्येक रविवार को देश का प्रमुख व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्र को अपने कार्य और गतिविधियों के बारे में जानकारी, तो कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडिया आते हैं वहाँ से, वहाँ पर उनको जिक्र किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो एक एस्पिरेंट को देखना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं कीजिएगा, केवल एस्पिरेंट आप हैं, यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट हैं, तो आप लोग को ये ज़रूर देखना चाहिए और समझनी चाहिए इसकी गंभीरता को। यहीं से आप लोग को बहुत से प्रश्न देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ 2-3 चीज़ें आप लोग को प्रश्न के रूप में देखने को मिल सकता है। 25 वर्षों का कार्य का जो स्वर्णिम हम लोग मनाने वाले, 100 वर्ष बाद हम लोग आज़ादी हो जाएंगे। 25 वर्षों बाद 100 वर्ष की आज़ादी हम लोग की हो जाएगी। इस वर्ष 75वां वर्ष मनाया जाएगा। तो स्वर्णिम जो युग चल रहा हम लोगों का, उसके संदर्भ में कुछ बातें की गई थी और सब पीएम मोदी के द्वारा विभिन्न योद्धाओं के श्रद्धांजलि की जिक्र की अमृत वर्ष के रूप में, अमृत काल में। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के सफल बनाने के लिए सुझाव दिया है, लोगों से आग्रह किया है और देश में राष्ट्रवाद जागृत करने का एक सुनहरा अवसर इस रूप से देखा जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही 2 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी अपने इंटरनेट मीडिया पर प्रोफाइल में तिरंगा लगाने की बात आग्रह अनुग्रह किए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। तो देश के लोगों से ऐसी अपेक्षा की जा रही है। साथ ही 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती है, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। इसी अवसर पर यह आग्रह किया गया। तो ध्यान रखिए, पीटी में आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है किसकी जयंती पर
2 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी इंटरनेट मीडिया पर प्रोफाइल में तिरंगा लगाने का अनुग्रह प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो ये पिंगली वेंकैया के जो पहली बार ध्वज का डिजाइन तैयार किए थे। साथ ही मन के भारत में आप लोग को देखिए निर्यात जो आयात खिलौने के संदर्भ में कुछ डाटा दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये आप लोग को पीटी ओरिएंट है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इस प्रकार के चीज़ों को कवर करना। यहाँ देखिए रेल आज़ादी की लड़ाई में भारतीय रेल की भूमिकाएं जानिए, इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर इससे रिलेटेड आपको एक तस्वीर PIB का सेंड भी किया था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, तो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में रहता है। इस PDF का अंडरलाइन PDF प्राप्त करने के लिए, इस दैनिक जागरण का अंडरलाइन जो PDF है उसे भी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिएगा, आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए एक मामला एथिक्स के पेपर के लिए अब एक न्यूज़ आप लोग को, अब रतलाम में रैगिंग 11 छात्र मेडिकल कॉलेज ने निलंबित किया, एक मामला पुनः आया। लगातार रैगिंग के मामले देखने को मिलते हैं नियम कानून बनने के बावजूद भी। तो रैगिंग के मामले में देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के बाद अब रतलाम शासकीय स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर के रैगिंग 11 सीनियर छात्रों को 7 में को 1 वर्ष के लिए और 4 को 6 माह के लिए कॉलेज से निलंबित कर दिया। कितनी बड़ी घटना ये घटी होगी समझ सकते हैं। तो यह बार बार आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है मेंस में, आप लोगों को एथिक्स के पेपर में, साथ ही साथ इंटरव्यू में आपसे जब ये घटना घटेगी, आपका इंटरव्यू बोर्ड होगा, अगर ऐसी घटना होगी तो ये प्रश्न जरूर लाजमी है बन जाएगा। तो आपको इसके लिए की नोट्स कुछ है जरूर देखिए। रैगिंग क्या है पहले तो जानना यह है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो UGC है, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विनियमन 2009 में एक नियम पास करता, जिसके अनुसार रैगिंग का अर्थ स्पष्ट किया गया है, जिसमें यह कहा गया एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर अपनी वरिष्ठता को स्थापित करने के लिए उद्देश्य से किए गए आक्रामक व्यवहार रैगिंग की संज्ञा दी जा सकती है। वरिष्ठता करने का मतलब वहाँ पर सीनियरिटी बेस्ड करना या किसी रूप से मौखिक हो या शारीरिक हो मानसिक हो, किसी रूप से वरिष्ठता को स्थापित करना। तो इस प्रकार की जब भी क्रिया गतिविधि होगी वो रैगिंग की श्रेणी में आएगी। रैगिंग एकमात्र कारण पुराने छात्रों को द्वारा नव आगंतुक जो हो पर अपनी प्रभुसत्ता को एहसास दिलाना होता है, अर्थात हम सुपीरियर हैं आप लोग जूनियर हो, इसका एहसास दिलाना यह रैगिंग का एक क्षेत्र होता है। इसके कारण गतिविधि सारी होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2 शब्द वरिष्ठता और प्रभुसत्ता, ये 2 शब्द जरूर आपके आंसर राइटिंग में होना चाहिए, तो आपका आंसर इनरिच होगा। और एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो यह शब्द ढूंढता है आप लोगों के आंसर में। साथ ही साथ रैगिंग के अंतर्गत किए जाने अनेक कृत्य संविधान का अनुच्छेद 21 में वर्णित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन करते, जिससे व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की बाधा उत्पन्न करती, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस भी है, तो उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 21। राघवन समिति ने अपने रिपोर्ट में रैगिंग को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने की वकालत की थी। तो एक कमेटी का गठन भी हुआ। तो कौन कमेटी है? राघवन कमेटी। तो रैगिंग के मामले जब भी आए तो राघवन कमेटी की चर्चा होनी चाहिए। नोट याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष सैकड़ों छात्र जो आंखों के अंदर भविष्य की कल्पना लिए कॉलेज की दहलीज पर कदम रखते हैं, रैगिंग के दुष्प्रभाव गंभीर मानसिक तनाव, अवसाद, शारीरिक विकृति से ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे परिणति आत्महत्या तक हो जाती है। यह हर हालत में बंद होनी चाहिए। शासन प्रशासन जो कॉलेज प्रशासन है, व्यक्ति विशेष सभी लोग इसमें अपना योगदान दें, या किसी सुंदर भविष्य के अंकुरित होने से पूर्व ही उसकी हत्या हो जाना बहुत ही अहम स्थिति को, खतरनाक स्थिति को की ओर इशारा करता है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। देखिए कॉलेज में कुछ लोकप्रिय होता है रैगिंग, जैसे ड्रेस कोड रैगिंग होगा, मौखिक यातना किया जाता है, औपचारिक परिचय के रूप में भी रैगिंग किया जाता है, यौन शोषण के रूप में भी किया जाता है, छात्रावास रैगिंग, छात्रावास में जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे विभिन्न तरह के रैगिंग देखने को मिलता है, नशीली दवाओं का दुरुपयोग कर रैगिंग को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार के रैगिंग की घटनाएँ देखने को मिलती है।
अब आंकड़े देख लीजिए, कुछ आंकड़े हैं जैसे शैक्षणिक, भारत के शैक्षणिक संस्थानों रैंकिंग में 75% की वृद्धि देखी गई, जो वर्ष 2013 के बाद में सबसे अधिक है। देखिए जब से एक्ट आया है उसके बाद भी रैगिंग की घटनाएं बढ़ी, 75% की घटनाएं बढ़ी है वर्ष 2013 के बाद। गुजरात में वर्ष 2016 की तुलना में 2017 में लगभग 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई थी, हालांकि अभी कम हुई। वहीं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार में उत्तराखंड के मामलों में संख्या दुगनी हुई है। तो यह आंकड़ा आप लोग को ध्यान रखना है। यह सब विषम परिस्थिति को इंगित करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। आंसर राइटिंग आप लोग डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। देखिए रैगिंग के लिए रोकथाम के लिए, रैगिंग रोकने के लिए अब तक 2 ऐतिहासिक फैसले आ चुके हैं, जिसमें तिरुवनंतपुरम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बनाम केरल राज्य का फ्रेशर रैगिंग का मामला था। दूसरा विश्व जागृति मिशन बनाम केंद्र सरकार का मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 142 के तहत अपने अधिकारों क्षेत्रों का प्रयोग करते हुए रैगिंग को रोकने के लिए कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों के व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों को रैगिंग खतरे का अंकुश लगाने के लिए यूजीसी अधिनियम 2009 का भी नियम लागू है। साथ ही भारतीय दंड संहिता भी लागू है। तो इस प्रकार की गतिविधि देखने को रैगिंग के मामले में मिलता है। तो जब भी प्रश्न आए या पूछा जाए तो इन सब की पॉइंट्स को आप लोग जरूर कवर कीजिएगा, तो आप लोगों का आंसर इनरिच होगा, बेहतर होगा और लोगों से भी अच्छा आप उभर कर सामने आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं क्या है। उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी हम लोग बेहतर तरीके से उभर कर आए। हालांकि मैं जल्दी ये बोलता हूं ताकि देखिए सारे न्यूज़ को कवर किया जाए। इतने को मैं इतना हाई स्पीड पर रहता हूं, फिर भी आपको 30 से 32 मिनट 35 मिनट का वीडियो हो जाता है। अगर स्लो करूं तो बहुत यह वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटा तक चला जाएगा, जो ज़रूरी नहीं है इतना कवर। आप फास्ट मोड में भी देख सकते हैं। तो की पॉइंट्स को जरूर लिख लीजिएगा। टॉपिक तो आप पेपर में भी पढ़ लेंगे, अंडरलाइन आप लोगों को सारे जगह प्रोवाइड करा दिया जाता है, PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है, पर की नोट्स आप फटाफट देख के पॉज करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर अमेरिका एक दूसरे के धुर विरोधी अमेरिका रूस ने संवाद बढ़ा रहा है। भारत इन बीचों के बीच दूरियों को कम करने के लिए यूक्रेन और रूस के मामले में सहयोग कर रहा है। यह बहुत ही बेहतर कदम है और यह ज़रूरी भी है कि ऐसे जब भी विरोध हो तो 2 मित्र राष्ट्रों के बीच एक ऐसे बफर देश के रूप में भारत अपना सहयोग कर सकता है। तो इसके बारे में कुछ चर्चा की गई है। इससे पहले रूस और यूक्रेन के जब युद्ध हुआ था उसमें आपको वीडियो दैनिक न्यूज एनालिसिस में आप लोगों को चर्चा किया गया है, तो आप वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, वहाँ सारे डायग्राम पर चर्चा किया जा चुका है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ रेगुलर आप लोग न्यूज़ को कवर कीजिए, न्यूज़ देखिए, एनालिसिस कीजिए, ताकि देखिए आप लोगों का जो व्यू है और भी स्टूडेंट से अलग हो। और जो करंट में जो न्यूज़ डेली आप लोगों के लिए सामने आता है तो उसका पहले से आप लोग नोट्स क्लियर रखिए, तो न्यूज़ को और बेहतर तरीके से समझ सकिएगा। तो यह बहुत ही मामला। देखिए फिर एक NGO 10% घूस मांगते थे अफसर, तो देखिए भ्रष्टाचार के मामले यहाँ भी देखने को मिला। CBI यहाँ कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार के जो आपको भ्रष्टाचार के बार बार देखने को न्यूज़ में कवर, तो इस बार जरूर आप लोग को भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्न मेंस में, इंटरव्यू में देखने को मिल जाएगा। देखिए प्रशिक्षण सत्र में 60 में से केवल 20 नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य पहुँचे हैं, जिनका प्रशिक्षण होना था राज्यसभा सचिवालय के द्वारा। तो यह देखिए किस प्रकार की स्थिति आप समझ सकते हैं कि बंक मारने की स्थिति राज्यसभा में भी देखने को मिलती है। केवल स्टूडेंट बंक नहीं मारता है। अगर इस प्रकार के कार्य और गतिविधि में, सेमिनार में अगर देश का प्रतिनिधि ही नहीं पहुंचता है तो अपने कार्य के प्रति कितना जवाबदेह हो सकता है, ये प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आता है। तो इससे संबंधित आपको कवर किया गया था। राज्यसभा के सत्र में बहुत सी चीज़ें वहाँ बताई गई थी, तो उनको देख लीजिएगा कौन जवाबदेह होता है इसके प्रति। अगर ऐसा कोई गतिविधि बार बार करता है तो क्या इसके समय नियम कानून है, तो इससे संबंधित आप लोग को उस न्यूज़ को कवर कर लेना है। नेक्स्ट है, देखिए संसदीय समिति ने गोवा की समान नागरिक संहिता की समीक्षा की है। तो इसके लिए देखिए 2-3 फैक्ट आप लोगों को जरूर याद करना चाहिए। मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड टॉपिक है। PT फैक्ट इसमें से आप लोग को निकालना होगा। जैसे
यह गोवा में नागरिक संहिता लागू उसकी समीक्षा करेगा। साथ ही साथ इस कमेटी का अध्यक्ष कौन है? सुशील कुमार मोदी। इनके द्वारा इस समिति के 27 सदस्यों के साथ जो गोवा में यह किया गया, जिसमें समीक्षा का अध्ययन और समीक्षा किया गया है। तो ये सुशील कुमार मोदी का आप लोगों को इसके संदर्भ में आपको प्रश्न पीटी पूछ सकता है। बहुत सी चीज़ें यहाँ दी गई है जिसे आप लोग देखिएगा। पर यहाँ पर आपको की नोट्स आपको मेंस और इंटरव्यू को ओरिएंट से देखना चाहिए। जैसे क्या है समान नागरिक संहिता क्या है? इसका आशय पूरे देश में एक प्रकार के कानून के प्रचलन से जो सभी धार्मिक समुदायों पर उसके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि से लागू होता है। अगर सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू है तो वहाँ पर समान नागरिक संहिता माना जाता है। नोट याद रखिएगा आप। क्या भारतीय इतिहास क्या है नागरिक संहिता का? इसके संदर्भ में भारतीय नागरिक संहिता यूसीसी की अवधारणा विकास औपनिवेशिक शासनकाल में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों को भारतीय कानून संहिताकरण की एकरूपता लाने के लिए आवश्यक बल दिया था। नेक्स्ट है नोट आप लोग याद रखिएगा। साथ ही में रिपोर्ट में हिंदू और मुसलमानों व्यक्तिगत कानूनों को एक रूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई थी औपनिवेशिक काल में। BN राव समिति गठन किया जाता है अंतिम काल में। व्यक्तिगत मुद्दों पर निपटने के लिए कानूनों में वृद्धि के लिए सरकार वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने हेतु इस कमेटी की गठन किया था, जिसमें इन्होंने भी इस बात को माना था। संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो राज्य के नीति निदेशक है DPSP में है, उसके तहत यह किया गया समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा राज्य। आप लोग ध्यान रखिएगा नोट यहाँ से इससे संबंधित, जैसे हिंदुओं, बौद्ध, जैनों और सिखों के लिए निर्वासित उत्तराधिकारी संबंधित कानून को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के रूप में एक विधेयक अपनाया गया है इससे संबंधित। पर मुस्लिमों, ईसाइयों और पारसियों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून है। तो ध्यान रखिएगा केवल 4 लोगों के लिए एक कानून हिंदू उत्तराधिकारी कानून है, पर मुस्लिम, ईसाई और पारसी के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून है इससे संबंधित। वर्तमान स्थिति क्या है? वैसे तो अधिकांश भारतीय कानून जैसे सिविल मामलों एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं। जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम सभी के लिए समान है, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू है। तो वैसे नहीं कहा जा सकता कि भारत में एक समान नागरिक संहिता नहीं है। केवल धार्मिक आधार पर जो अलग डिफ्रेंशन किए हुए हैं उस पर एक समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। तो वही प्रक्रिया अपनाने की बात बार बार होती है। न्यायालय की भूमिका देखने को यहाँ क्या मिलती है, यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे एकरूपता लाने के लिए न्यायालय ने अक्सर अपने निर्णयों में यह कहा है कि यूसीसी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से कार्य और गतिविधि आसान हो जाएगा न्यायालय के लिए, शासन प्रशासन के लिए। तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। शाहबानो मामला 1985 में यह फैसला सर्वविदित हुआ था। सहरा बानो जो 2017 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक या तलाक के बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है यह भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो बदलते समय के अनुरूप अंतर समुदाय, अंतर जातीय, अंतर धार्मिक विवाह हो रहे हैं, इसके लिए भी यूसीसी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यह एक पॉइंट हो सकता है। राष्ट्रीय एकता के लिए, कानूनों को सरलीकरण करने के लिए, धर्मनिरपेक्षता का आदर्श का पालन करने के लिए, समाज के कमज़ोर वर्गों के संरक्षण करने के लिए। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए आवश्यकता है यूसीसी का। तो ये मुद्दे व्यापक हैं और सर्वव्यापी हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को की पॉइंट के रूप में देखना, इसका एक्सप्लेनेशन अपने अपने शब्दों में कर सकते हैं। पर चुनौती इसके सामने क्या है? तो सांप्रदायिक राजनीति है। धार्मिक आधार पर जो राजनीति होती आ रही है, लगातार यह बढ़ भी रहा है। जितने हम लोग लोकतंत्र में सशक्त होते जा रहे हैं, धार्मिक आधार पर राजनीतिकरण बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर सांप्रदायिक राजनीतिक एक चुनौती का कारण है। संवैधानिक बाधा भी है, जिसमें अनुच्छेद 25 जो सभी धर्म को मानने का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, संरक्षित करता। अनुच्छेद 14 के तहत निहित जो समानता का अधिकार है वो भी एक बाधा है। तो अनुच्छेद 25 और 14 संवैधानिक बाधा है, तो संशोधन के रूप में इसे किया जा सकता है। तो समान नागरिक संहिता में आप लोग को ये सब टॉपिक कवर करना है। आप लोग को यही सब पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर राइटिंग में शामिल कीजिएगा। आपका आंसर इनरिच होगा और स्टूडेंट के बनिस्पत। चलिए नेक्स्ट है, देखिए कल
परसों कल और परसों का जो न्यूज़ कवर किया गया था, कल मैंने की पॉइंट के रूप में ये बताया भी था कल और परसों कि न्याय से संबंधित इस बार आप लोग को मेंस और इंटरव्यू में जो जरूर इससे प्रश्न देखने को मिल जाएगा, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में है, ज़रूर जाके देख लीजिएगा, कल का वीडियो ये परसों का वीडियो, दोनों वीडियो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आ जाइए, तब तक चैनल को आप लोग जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी बेहतर तरीके से हम लोग आगे आएँ। आप लोग को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए PCM जो रडार एंटीना बनाने में हम आत्मनिर्भर हुआ भारत, इसके संदर्भ में कुछ डाटा दिया गया, तो PT फैक्ट आप लोग यहाँ से कवर कीजिएगा। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। जो गाजियाबाद का स्थित भारत सरकार का सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अब तक लगभग 4.5 लाख PCM रडार एंटीना बना चुका है। यह क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह वेपन से संबंधित लोकेशन, थोड़ा सा इसका प्रिंट सही नहीं है, तो आपके पास PDF होगा, थोड़ा देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोगों को जो हम लोग का रडार सिस्टम है, ट्रिपल लेवल रडार सिस्टम, उसके लिए कार्य करता है, अर्थात सैनिक गतिविधियों से संबंधित जो रडार होता है वहाँ पर यह कार्य करता है। तो PT फैक्ट के रूप में आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। एक देखिए नैतिकता के बारे में, एथिक्स के बारे में एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हालांकि देखिए इस प्रकार के जब भी घटनाएं होती तो व्यक्तिगत और सामूहिक के यहाँ पर नैतिकता के प्रश्न उभर कर सामने आते हैं, और इसमें व्यक्ति की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो व्यक्ति क्या इस प्रकार का बिहेवियर कर सकता है। देखेंगे हाल ही में कोई बच्चा मध्य प्रदेश में, और बच्चे को लेकर, अपने छोटे भाई को लेकर घंटों तक इंतज़ार करता है, कोई उसके सामने नहीं उसकी मदद करने आता है। बहुत ऐसे मामले बिहार में भी देखने को आया। अपने बुज़ुर्गों की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे ठेले पे मिलो उसको लेकर जाता है, कोई उसको सपोर्ट करने नहीं आता है। तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को बार बार मिलती है। तो नैतिकता से संबंधित जो प्रश्न उभारते हैं तो इसी पे देखने को मिल सकता है। देखिए कितनी बड़ी घटना घटी है, जिसमें एक युवक वाहन दुर्घटना से, सड़क दुर्घटना में, रात में सड़क दुर्घटना से प्रभावित होता है, और उसका 100 लगातार उसके जो सड़क पर चल रही है गाड़ियाँ रोनती रहती है, रात भर रोनती है। तो समझ सकते हैं जब सुबह उस शव को उठाया गया, उसे सड़क पर खुरेद कर उठाया गया, उस छत विशत शव को, तो समझ सकते हैं व्यापकता कितनी हद तक गुजर चुकी, नैतिकता का स्तर कितना गिर चुका है। लोग चाहते ही नहीं लोगों का सपोर्ट करना, पर जब अपनी बारी आती है तो वो चाहते हैं लोग उसका सपोर्ट करें। ऐसे नहीं होता, सामूहिक सहयोग बहुत ज़रूरी है। ऐसे जब भी मामले देखने को आए, हर व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे कार्य करें जिससे इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने को न मिले। अरे यह पहली बार ऐसी घटना नहीं, इससे पहले एक बार और घटना हो चुकी है, तो यह प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो नैतिकता के प्रश्न यहाँ से उभारते हैं। तो आप लोग को मेंस इंटरव्यू को ओरिएंट या टॉपिक को कवर करना है, इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए। नेक्स्ट हम लोग को बात करनी है, देखिए विकास की नई गाथा। अश्विनी वैष्णव जो हैं उनके द्वारा एक महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में लेख लिखा गया, बहुत ही बेहतर लेख है। आप लोग इसे ज़रूर डाटा को देखिएगा, सरकारी डाटा ये होता है। तो इस प्रकार के जो कार्य गतिविधि की गई है उसको अंडरलाइन किया गया। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम से सबसे पहले जुड़ना ही होगा। तो आप लोग यहाँ पर बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, स्वनिधि योजना या PM आवास योजना, साथ ही साथ जनधन योजना के बारे में डाटा, या MSC में जो स्कीम योजना चलाई गई थी, महिलाओं को जो वरीयता दी गई थी उससे संबंधित डाटा को। तो इस न्यूज़ लेख को जरूर आप लोग पढ़िएगा। अभी देखिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से चेत जाने का समय है, इसके बारे में उमेश जो चतुर्वेदी हैं, लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके द्वारा यह लेख लिखा गया है, आर्टिकल। तो उसके बहुत से आयामों को स्पष्ट किया गया, तो इसे ज़रूर एक नज़र देखिएगा। और हाल ही में संसद में ही बात बोला गया था, तो इससे संबंधित आप लोग को ध्यान रखना है। ये सब टॉपिक आप लोगों को कवर करते चलना है आप लोग को। देखिए तेल कंपनियां सरकार की कीमत बनाने के लिए दबाव बना रही है। तो इसमें लास्ट वीडियो जब तेल की कीमत बढ़ा था तो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में आप लोगों को तेल की कीमत क्यों बढ़ती है, कौन सा बुलियंस काम करता है, उस पर चर्चा किया गया था। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिए, साथ में अभी का न्यूज़ क्या है उसे कवर कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल कीमत क्या है
आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ डीजल का, पेट्रोल का और क्रूड्स का क्या है, तो लगातार घट बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के जो घटनाएं होती है क्यों होती हैं, तो इसके संदर्भ में आपको दैनिक न्यूज एनालिसिस का जो कवर किया गया था वहाँ पर सारे डायग्राम को कवर किया गया, तो आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा ताकि सारे चीज़ों देखिए आप लोगों को इससे प्रश्न बार बार पीटी में पूछा जाता है। एलोरा अजंता गुफा से आपको लगातार प्रारंभिक परीक्षा में इनसे प्रश्न होते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट यहाँ पर लगाया गया, पहला ऐसा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जो है, जहाँ पर देश का पहला स्मारक है जहाँ पर इस प्रकार के लिफ्ट लगाए गए हैं। तो इससे आप लोगों को पीटी फैक्ट या प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इससे आपको की पॉइंट्स और भी याद रखना है। यह कहाँ लगाया जाएगा, जो 16 नंबर कैलाश गुफा है, 2 मंजिला है जहाँ पर, वहाँ पर यह लगाया जाएगा। तो प्रश्न आपको की फैक्ट और भी पूछ सकता है, जैसे औरंगाबाद के पास ओघरा नदी है, वो घोरा नदी है, वहाँ पर सह्याद्री पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट से जो स्टार्ट होती है कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक, रॉक कट गुफा के एक श्रृंखला के रूप में विस्तृत है। इसमें कुल 29 गुफाएं सभी बौद्ध धर्म को समर्पित है। ध्यान रखिएगा, एलोरा की गुफाएं सभी बौद्ध धर्म को समर्पित है। तो यहाँ पर जब 25 को, जिसमें से 25 को बिहार और आवासीय गुफा के रूप में, जबकि 4 चैत्य और प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी के मध्य हुआ है। वाकाटक राज्यवंशों के द्वारा, जिसमें हरिसेन या हरिसेना नाम देखने को मिलता, प्रमुख थे। संरक्षक अजंता की गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं का उत्कीर्ण किया गया है। तो ध्यान रखना यहाँ पर। साथ में अजंता की गुफाओं की जानकारी हमें चीनी यात्री, जो बौद्ध यात्री थे, फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में लगभग 380 से 415 ईस्वी के आया था। साथ में हेनस्वांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी के मध्य यात्रा वृत्तांत में यह पाया गया। अजंता के संदर्भ में एलोरा के संदर्भ में वृत्तांत दिया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को डाटा यहाँ से पूछा जा सकता है। वर्ष 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था एलोरा को, तो यह महत्वपूर्ण है। एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ पर, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए महाराष्ट्र से सह्याद्री पर्वत माला जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यह जहाँ पर आपको 17 ब्राह्मण 34 गुफाओं में से आपको 12 बौद्ध 5 जैन इससे संबंधित आप लोगों को देखना है। राष्ट्रकूट वंशों ने किया था, यूनेस्को 1983 में किया गया। सह्याद्री पर्वतमाला जो सेम है कर्नाटक तमिलनाडु से स्थित नीलगिरी पहाड़ियों, केरल अन्नामुड़ी पहाड़ियों के बीच इलायची पहाड़ नाम से जाना जाता है। तो विस्तृत जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर इसे सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस रूप से आपको पीटी कवर करना है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और वीडियो को अंत करेंगे क्योंकि सारे न्यूज़ को कवर कर लिया गया है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 24 गुना खतरनाक है मीथेन। तो मीथेन सबसे खतरनाक किस रूप से, इसके संदर्भ में दिया गया है आंकड़ा, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। पर्यावरण टॉपिक में आप लोग को, इन्वायरमेंट टॉपिक में यह प्रश्न पूछा जा सकता है जब ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में उत्सर्जन के समय। तो इस आर्टिकल को जरूर देख लीजिएगा एक बार, छोटा सा है तो जरूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोग को राष्ट्रमंडल खेल में देखिए आंकड़ा पदक में अभी हालांकि ऑस्ट्रेलिया सबसे उच्च में चल रहा है, भारत अभी 5 पदक कुल 5 पदक के साथ है। तो इस प्रकार के आंकड़े भी आएंगे, तो लास्ट जब होगा तो हम लोग वहाँ देखेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों तक हमें पहुँचाइए ताकि हम लोग और इम्प्रूव होकर आप लोगों के सामने आएँ और एक नए बेहतर अभ्यर्थियों का चयन कराने में हमारा सहयोग हो, ताकि हम भी कुछ ऐसे कार्य और प्रयास कर सके जो सोसाइटी में एक अलग छाप रखती हो। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।